हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम बात करेंगे सोरगम यानी कि ज्वार की फसल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि ये सेशन जो है इसमें आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आपके डाउट हैं उनको भी लेती हूँ, तो अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो याद से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर जेट या अदर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में जो क्रॉप्स पूछी जाती है वो इम्पोर्टेंट क्रॉप जो है हमने कवर कर ली है। और बात करते हैं ज्वार की, तो बिना किसी टाइम की वेस्टेज किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये क्या है? सोरगम यानी कि ज्वार है। तो ये सोरगम का प्लांट है, इस टाइप का होता है प्लांट। और ये क्या है? सोरगम के जो है ग्रेन, ठीक है, रेड कलर के भी होते हैं और वाइट कलर के भी होते हैं। तो ये वाली बात नहीं है कि यहाँ पे रेड कलर शो हो रहा है और यहाँ पे क्या है, वाइट कलर के। तो बात करते हैं सोरगम यानी कि ज्वार की। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है, या बोटेनिकल नेम बोल सकते हैं। तो सोरगम बाइकलर क्या है, इसका बोटेनिकल नेम है, इसका वानस्पतिक नाम है। कुल या फिर फैमिली की बात करें तो ग्रेमिनी जो है या फिर पोएसी, एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर आपको चाहे ग्रेमिनी दिया हो चाहे पोएसी, कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ग्रेमिनी का दूसरा नाम पोएसी और पोएसी का दूसरा नाम ग्रेमिनी है, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है और इनके दो अलग अलग नाम है। तो एग्जाम में चाहे पोएसी दिया हो चाहे ग्रेमिनी, आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही राइट आंसर रहेंगे आपके। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n=20 यानी कि 20 रहते हैं इसके गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम नंबर। ओरिजिन या उत्पत्ति की बात करें कि जो ज्वार है उसकी उत्पत्ति कौन से देश से या फिर कौन सी जगह से हुई है, किस जगह पे जो ये ज्वार है इसके प्लांट जो है वो सबसे पहले मिले थे, तो कौन सी जगह है, इसका राइट आंसर कौन सा है? अफ्रीका है। ओके, राइट आंसर है इसका अफ्रीका। फिर फल के प्रकार की बात करते हैं, यानी फ्रूट टाइप जो है इसका किस टाइप का रहता है, तो कैरियोप्सिस टाइप का रहता है। अब आप बोलोगे फ्रूट टाइप क्या होता है और इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, यानी कि पुष्पक्रम जो है वो तो इसका पेनिकल टाइप का होता है और जो फ्रूट टाइप है वो क्या है, कैरियोप्सिस। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ डायग्राम में। कैरियोप्सिस क्या होते हैं, इस टाइप के फ्रूट्स होते हैं बच्चे, जिसमें क्या होता है कि जितनी भी ग्रासेस फैमिली है ना, यानी पोएसी फैमिली की जितनी भी क्रॉप्स है ना, सबका यही होता है कैरियोप्सिस टाइप का। आपने राइस पढ़ी होगी, आपने वीट भी पढ़ी होगी, उसमें भी यही बोला होगा आपको कि फ्रूट का टाइप कैरियोप्सिस, फ्रूट का टाइप कैरियोप्सिस। तो कैरियोप्सिस में क्या रहता है कि जो दाना होता है ना, ग्रेन जो होता है, ये देखो, ये तो इसने दाना हमें दिखाया है कि इस टाइप का होता है, लेकिन ये ऐसे कवर के अंदर रहता है। ओके, इसके बाहर वाली साइड क्या रहती है, कवर रहती है, और उसके अंदर जो है हमारा बीज रहता है। ओके, और ये कवर जो होती है ना, ये बहुत ही हार्ड होती है, बाहर वाली कवर, जो कि बीज को क्या करती है, जो बाहरी आघात होते हैं उनसे बचाए रखती है। ओके, उससे जो हमें लॉस होता है उससे बचाए रखती है। तो ये वाले होते हैं कैरियोप्सिस। सेकंड हमने एक टर्म यूज़ किया था कि भाई पुष्पक्रम जो है, इनफ्लोरेसेंस है, वो क्या है, पैनिकल टाइप का होता है। तो पैनिकल टाइप का क्या होता है, पैनिकल टाइप का मीन ये है, एक हम बोलते हैं रेसिन टाइप और स्पाइक टाइप। स्पाइक किसका होता है, स्पाइक होता है जो वीट होता है ना उसका होता है स्पाइक, गेहूं का। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये मान लो पूरा प्लांट है, इसके ऊपर क्या होगा कि इस टाइप से एक ही बाली निकलेगी और उसके साइड में क्या लगेंगे, सभी बीज। तो ये किसके अंदर होता है, आपने देखा होगा गेहूं के अंदर होता है। और ये रेसिन जो है, ये देखो इसके अंदर क्या रहेगा, अलग अलग, बिल्कुल पास में नहीं होगी, यहाँ से अलग निकला और यहाँ पे एक बीज अलग से होगा, यहाँ से निकल के यहाँ पे अलग से 2-3 बीज होंगे। ये वाला होता है रेसिन टाइप का। पैनिकल टाइप की हम बात करें तो ये वाला प्लांट है, ठीक है, यहाँ से एक टहनी निकलेगी और उस पर क्या होंगे, उस ये जो बाली है हमारी, इस पे क्या रहेंगे, बहुत सारे बीज रहेंगे। इस टाइप से मेन स्टेम से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी, छोटी छोटी शाखाएं निकलेंगी और वहाँ पे क्या बनेगा, जो बीज है वो बनेगा। जैसे कि मैं आपको इसकी क्रॉप में ही दिखा दूँ, ये देखो 1 सेकेंड, ये देख लेते हैं, ये देखो इस टाइप से रहता है इसके अंदर। ये जो मेन स्टेम है बीच वाला, इसमें देखो ये इसमें देखो साफ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखो, ये देखो साइड में इतना सा निकला हुआ है, फिर ये साइड में इतना सा निकला हुआ है, फिर ये साइड में इतना सा निकला हुआ है, इनमें अलग अलग बीज रहते हैं। ओके, तो ये अपना 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 ग्रुप बना के रखते हैं। तो ये होता है पैनिकल टाइप, इस टाइप से होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये क्या है, C4 प्लांट है। C4 प्लांट क्या होते हैं कि यानी कोई भी प्लांट है जब क्या करेगा, CO2 की प्रेजेंस के अंदर, यानी जब रेस्पायरेशन करेगा, श्वसन की क्रिया होगी,
तो जब वो CO2 को ऑब्जर्व करेगा ना, यानी CO2 को लेगा, तो एंजाइम की उपस्थिति के अंदर सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या होगा, 4 कार्बन का बनेगा, उन्हें बोलती हैं C4 प्लांट। और शॉर्ट डे प्लांट यानी कि दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर इसे जो लाइट की आवश्यकता होती है ना, जो लाइट की आवश्यकता होती है वो कम हावर्स की होती है, इसीलिए शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। फिर बात करते हैं किंग ऑफ कोर्स सीड, यानी कि मोटे अनाज का राजा है ये, मोटे अनाज का राजा, ये इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाज का राजा किसे बोलती हैं, सोरगम को या फिर ज्वार को क्या बोला जाता है, मोटे अनाजों का राजा बोला जाता है, या फिर किंग ऑफ कोर्स मिलेट बोला जाता है। पोषक तत्व या फिर न्यूट्रेंट्स की बात करें, कंटेंट क्या क्या रहता है, तो क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है इसमें 10.4%, और ज्वार के खाने से पेलाग्रा रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पेलाग्रा रोग क्यों होता है, क्योंकि इसका जो प्रोटीन होता है ना, आपको पता होगा प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो प्रोटीन रहता है ना, ये वाला प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन के अंदर है ना एक अमीनो अम्ल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, कौन से की, ल्यूसीन, और लाइसिन की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है, और ल्यूसीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई बंदा रेगुलर जो है ज्वार की खा रहा है, तो उससे क्या होगा, उसे पेलाग्रा रोग होने का डर रहता है, उसे पेलाग्रा रोग हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो 72% कार्बोहाइड्रेट रहती है, और वसा कितनी रहती है, 1.9%। नेक्स्ट बात करेंगे हम परीक्षण भार की, यानी कि टेस्ट वेट कितना रहता है। परीक्षण भार क्या होता है कि कोई भी फसल है उसके 1000 बीजों को ले लो, कोई भी फसल के 1000 बीजों को लेके और फिर उसका वेट हम देखेंगे, उसका भार काउंट करेंगे, तो उसका जो वजन निकलेगा ना उसे ही हम बोलते हैं टेस्ट वेट या फिर परीक्षण भार। 1000 बीजों का तो क्या होता है, परीक्षण भार होता है, यानी टेस्ट वेट होता है। अगर हम वहीं पे 100 बीजों को लेंगे और उनका वेट देखेंगे, उनका भार काउंट करेंगे कि कितना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीड इंडेक्स बोला जाता है। 100 बीजों का तो क्या होता है, सीड इंडेक्स, और 1000 बीजों का क्या होता है, टेस्ट वेट। तो टेस्ट वेट कितना रहता है, 25 से 30 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि जब हम ज्वार के 1000 बीजों को लेंगे और उनका वजन देखेंगे कि कितना है, तो 25 से 30 ग्राम होगा। ज्वार को क्या बोलती हैं, कैमल क्रॉप भी बोला जाता है, ये टर्मिनोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। ओके, एक तो उसे राजा बोला जाता है, बड़े मोटे अनाज वालों का राजा बोला जाता है, और एक उसे कैमल क्रॉप बोला जाता है। और इसके अंदर जो परागण जो है, पॉलिनेशन जो है, वो किसके थ्रू होता है, यानी कि कौन से टाइप का होता है, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें एक टर्म काम में ली जाती है, एक इसके लिए यूज़ किया जाता है, एक तो वो क्या चीज़ है, वो शब्द कौन सा है, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या होता है कि इसके अंदर ऐसे होता है कि आपको सबको पता होगा कि एक फ्लावर है, मान लो ये जो है पुष्प है। ओके, इस पुष्प के अंदर 2 भाग होते हैं, एक कौन सा होता है, फीमेल पार्ट होता है, ये वाला मान लो कौन सा है, फीमेल पार्ट, और एक कौन सा होता है, सेकंड होता है मेल पार्ट। तो ये वाले क्या है, मान लो साइड वाले मेल पार्ट। आपको ये तो पता होगा कि एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर। तो ये वाले साइड वाले तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये तो है मेल पार्ट, यानी कि नर, ये तो नर भाग हैं दोनों साइड वाले, और ये बीच वाला जो है ये मादा भाग है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि या तो ये मादा जो है ना, ये क्या होगी, पहले ही पक के तैयार हो जाएगी, और ये मेल जो है ना तब तक इमैच्योर होंगे, यानी कि परिपक्व नहीं होंगे। ओके, और इससे पहले ये मादा क्या होगी, पक के तैयार हो जाएगी। तो इसमें स्वयं परागण हो सकता है। स्वयं परागण का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक फूल है और इसके जो ये नर भाग है ना, इनके ऊपर क्या बनते हैं, पोलन बनते हैं। ओके, जो पोलन बनते हैं ना वो क्या है, इस जो ये हमारी फीमेल है, मादा जो है, इसके स्टिग्मा पे आके, वर्तिकाग्र पे आके गिरती हैं, और फिर क्या होता है कि पोलिनेशन होता है, परागण होता है। इसे बोलते हैं स्वयं परागण, यानी कि अपने ही जो प्लांट है खुद का, और जो फ्लावर है उसी के नर भाग से मादा भाग को फर्टाइल किया जाता है। तो ये वाला तो क्या है, सेल्फ है। और बात हम करें कि क्रॉस की, तो क्रॉस के अंदर क्या रहता है कि ये वाला एक प्लांट है और इसका ये फ्लावर है जो हमने बनाया, ये सेकंड प्लांट है और इसका ये फ्लावर है। तो इसका ये बीच वाला मेल पार्ट हो गया, ये साइड वाले क्या हो गए, सॉरी, बीच वाला है फीमेल पार्ट यानी कि मादा पार्ट है, और साइड वाले क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, यानी कि नर भाग है। तो इसके नर भाग से पोलन क्या है, इस मादा की स्टिग्मा पे आके गिरेंगे, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये बोल रहा है कि मक्का के अंदर
सॉरी ये ज्वार जो है ना हमारा, इसके अंदर ये बोल रहा है क्रॉस पोलिनेशन होता है, और उसका रीज़न भी इसने दिया है कि क्या रहता है, इसका रीज़न रहता है प्रोटोगाइनी। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि टॉक्सिक एलिमेंट्स की। ज्वार के अंदर एक है ना टॉक्सिक एलिमेंट पाया जाता है, तो वो टॉक्सिक एलिमेंट कौन सा होता है, HCN या फिर धुरीन या फिर पुरुषविक अम्ल जिसे हम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ज्वार जो होता है ना, जब वो कच्ची अवस्था में होता है या फिर उसके अंदर 0.5 ग्राम HCN होता है, HCN की मात्रा होती है, तो उस टाइम में क्या करते हैं हम ज्वार को पशुओं को नहीं खिलाते, बिकॉज इस स्टेज के अंदर अगर हम ज्वार को पशुओं को खिला देंगे तो क्या होगा, उससे हमें लॉस होगा, बिकॉज पशु जो है वो मर भी सकते हैं, डाई भी हो सकती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि इसकी लीफ के अंदर पाया जाता है ये वाला एलिमेंट जो HCN धुरीन या फिर परसुइक अम्ल जिसे बोलते हैं, और 0.5 ग्राम से ज़्यादा अगर मात्रा है तो क्या होगा, पशु डाई भी हो सकते हैं, पशु मर भी सकते हैं। तो नेक्स्ट इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HCN नामक पदार्थ या फिर गुरीन जो है वो कौन सी फसल में पाया जाने वाला टॉक्सिक पदार्थ है या एलिमेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा, ज्वार। नेक्स्ट हम किस्मों की बात करते हैं कि वैरायटी कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी वैरायटी है। ये पूछा जाता है कि पहली संकर जो किस्म है वो कौन सी है, ये मैंने आपको बाजरा की क्लास में भी बताया था। तो पहली संकर यानी कि हाइब्रिड किस्म कौन सी है जो पहली निकाली गई थी किसकी, ज्वार की, तो CSH फर्स्ट जो है वो क्या है, पहली संकर किस्म है, CSH फर्स्ट 1964। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे संकुल या फिर कंपोजिट किस्मों की, तो कौन सी है, SPV 96 और SPV 10 या स्वर्णा, ये क्या है, संकुल किस्में है। और एक इसकी किस्म इंपॉर्टेंट है जो आजकल एग्जाम में पूछी जाती है कि कंबाइन काफिर 60। कंबाइन काफिर 60 क्या है कि इस किस्म के जो नर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, पूरी तरह से स्ट्राइल होती हैं। स्ट्राइल का मतलब क्या, बंधे होते हैं, यानी कि वो फीमेल को है ना फर्टाइल नहीं कर सकते, उनके जो पोलन्स है ना उनसे क्या होगा कि पॉलिनेशन नहीं होगा, कहने का मतलब ये, ओके, परागण नहीं होगा। तो उसकी ये आपसे पूछ सकता है कि मेल स्ट्राइल वैरायटी कौन सी है ज्वार की, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, कंबाइन काफिर 60। फिर स्ट्राइगा रेजिस्टेंस, इसके अंदर आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्राइगा यानी कि स्ट्राइगा एक ऐसा पैरासाइट परजीवी खरपतवार है, तो ये किसके अंदर होता है, आपसे ये पूछ सकता है। तो किसके अंदर पाया जाता है, ये किस में लगता है, ज्वार के अंदर, ये एक वीड है, खरपतवार है स्ट्राइगा। ओके, तो ये इसके रेजिस्टेंस भी कुछ वैरायटी हैं, CSH5, BC9। और फिर चारे के लिए कौन सी वैरायटी है, जैसे कि आप सबको पता होगा ज्वार को चारे के लिए ग्रो किया जाता है, तो प्रताप चरी 1080, और जिसे कि V 1080 भी बोला जाता है, या हरियाणा चरी 171, या राजस्थान चरी 1, MP चरी 1, सफ़ेद मोती हरा सोना। MP चरी और राजस्थान चरी का पूछा जाता है कि ये किसकी वैरायटी है, तो किसकी है, ज्वार की है, और कौन सी वैरायटी है, चारे वाली, चारे के लिए उगाई जाने वाली वैरायटी है, ये याद रखना। फिर बात करते हैं क्लाइमेट की या फिर जलवायु की। अब आपको पता होगा कि जितनी भी फसलें हैं ना सबकी ना अपनी अलग अलग क्लाइमेट होती है, कि सबको अलग अलग क्लाइमेट सेट होती है, कोई किसी क्लाइमेट में रहने के लिए सूटेबल है, कोई किसी क्लाइमेट में, इसीलिए तो अलग अलग सीज़न है, कोई खरीफ सीज़न में अच्छा प्रोडक्शन देती है तो कोई रबी के अंदर। तो यही बात है कि इसके लिए कौन सी क्लाइमेट सूटेबल है, ज्वार के लिए गर्म और नम जलवायु जो है ना वो इसके लिए सूटेबल है। और इसका जब जर्मिनेशन होगा, यानी कि जब अंकुरित हो रहे होंगे ना, प्लांट निकल रहे होंगे जब ज़मीन से, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या फिर ग्रोथ यानी कि जब प्लांट वृद्धि कर रही हैं, प्लांट का विकास हो रहा है, प्लांट बड़े हो रहे हैं, तो उस टाइम 15 से 40 के बीच एवरेज टेम्परेचर रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बुआई के टाइम की बात करेंगे, यानी कि सोविंग टाइम हम क्या रखेंगे, और सीड रेट यानी कि जो बीज दर है वो क्या रखी जाती है। तो अगर हम बुआई का समय बात करें कि सोविंग टाइम क्या है, ये देखो ये वाले रहते हैं हमारे सीड यानी बीज। तो रबी के अंदर अगर हमें ग्रो करना है तो सितंबर से अक्टूबर महीने के अंदर हम ग्रो करेंगे। और अगर हमें खरीफ की फसल लेनी है तो हम जून से जुलाई के माह में ग्रो करेंगे। और फिर सीड रेट या फिर बीज दर की बात करते हैं, तो बीज दर या फिर सीड रेट की बात करें तो दाने के लिए अगर हमें दाना लेना है, यानी कि ऐसे बीज लेने हैं, हमें ग्रेन लेना है, ग्रेन प्रोडक्शन, तो उसके लिए 18 से 12 kg पर हेक्टेयर रखा जाता है, यानी कि 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 8 से 12 किलोग्राम
बीज की आवश्यकता होती है। अब आप बोलोगे इसके अंदर इतना कम क्यों है और चारे वाली में इतना ज़्यादा क्यों है, 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्यों है? क्योंकि चारे के लिए तो हमें क्या है, हरा मटेरियल चाहिए होता है, तो हम प्लांट जो है उनको पास पास में क्या करेंगे, उगाएंगे। ये ध्यान में नहीं रखेंगे हम कि हाँ कितनी स्पेसिंग है बीच में, प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी है, या फिर कतार से कतार की दूरी कितनी रखनी है, बिकॉज हमें दाने से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमें हरा मटेरियल कितना मिल रहा है ताकि हम पशुओं को दे सकें, पशुओं को चारे के रूप में दे सकें। तो इसीलिए इनकी सीड रेट में अंतर रहता है। फिर हम प्लांट स्पेसिंग की बात करेंगे, जो भी मैंने आपसे बात की थी कि प्लांट से प्लांट की दूरी। उससे पहले मैं बता दूं कि प्लांट पॉपुलेशन कितनी रहती है, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लग सकते हैं ज्वार के। तो 1,50,000 से 1,75,000 तक प्लांट हम लगा सकते हैं किसके, ज्वार के 1 हेक्टेयर के अंदर। ये 1 हेक्टेयर का आंकड़ा रहता है। फिर हम बात करेंगे कि रो और प्लांट सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, ये क्या है, तो इसका मैं आपको बताऊंगी। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई भी टुकड़ा ले लिया ज़मीन का, उसके अंदर हमने क्या किया, ऐसे ग्रो कर रखा, इसे हम रो बोलते हैं ना, कतार बोलते हैं। ओके, इसके अंदर ये क्या है, प्लांट लगे हुए हैं, जो डॉट डॉट मैं बना रही हूँ ये क्या है, प्लांट। अब आपको ये तो पता होगा कि दोनों कतारों के बीच में है ना दूरी रखी जाती है, ठीक है, दोनों कतारों के बीच में दूरी रखी जाती है। तो ये जो दूरी रखी जाती है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रो से रो की दूरी या फिर कतार से कतार की दूरी। फिर जैसे आपको पता होगा कि प्लांट से प्लांट के बीच भी दूरी रखी जाती है, बिल्कुल पास पास में तो नहीं लगाया जाता ना, थोड़ी बहुत दूरी तो रखते ही हैं। तो उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट से प्लांट की दूरी या फिर पौधे से पौधे की दूरी। ओके, तो पौधे से पौधे की दूरी हम कितनी रखेंगे, 12 से 15 सेंटीमीटर, और रो से रो कितनी रखेंगे, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर की, यानी कि खाद और उर्वरक कितने देने चाहिए हमें, किसके अंदर, फसलों के अंदर खाद और उर्वरक कितने देने चाहिए ज्वार के अंदर। तो एक जैव उर्वरक है यानी कि बायो फर्टिलाइजर है, जिसका यूज किया जाता है एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ना पूछा जाता है कि एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर जो है वो जो बायो फर्टिलाइजर है वो किस में यूज किए जाते हैं, तो किस में यूज किए जाते हैं, ज्वार के अंदर भी यूज किए जाते हैं, बाजरा में भी किए जाते हैं वैसे तो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ज्वार के अंदर कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज में लेते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आपका राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन की बात करें तो 80 kg प्रति हेक्टेयर और फॉस्फोरस 40 kg पर हेक्टेयर अप्लाई करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिगेशन की, यानी कि सिंचाई की, कि सिंचाई कब कब करनी चाहिए, यानी पानी कब कब देना चाहिए फसलों को। तो वैसे इसकी जल मांग रहती है, यानी वाटर रिक्वायरमेंट। अब जल मांग क्या होती है, तो जल मांग का मतलब होता है, यहाँ पे मान लो ये एक पॉइंट है जिसपे हमने फसलों को बोया, ये एक टाइम था, मान लो सितंबर का मंथ था, सितंबर था, ये हमने यहाँ पे फसल को बो दिया, और ये क्या है, मार्च में पक्के ये फसल तैयार हो गई है। ओके, तो इस इतने मार्च से सितंबर के बीच के मंथ में इसे जितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट या फिर जल मांग। तो ये कितनी रहती है, 400 mm रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 400 mm। सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 40 सेंटीमीटर। इरिगेशन स्टेज की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी क्रिटिकल स्टेज है कि जिन पे पानी देना जरूरी होता है, तो पहले तो मैंने सभी स्टेजें लिखी है कि अगर आपके पास पानी प्रोवाइड है तो आप इन सभी स्टेज पे पानी दे सकते हो। अगर आपके पास पानी कम है तो ये वाली स्टेज जो है और ये स्टेज है, इन दोनों पे पानी देना जरूरी है। अगर इन स्टेज पे आप पानी नहीं दोगे ना तो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आपको लॉस देखने को मिलेगा। फर्स्ट है ध्वज पत्तियां अवस्था, यानी कि फ्लैग लीफ जो बन रही हो तब देना चाहिए। फिर है पुष्प कलिका निकलते समय। थर्ड है पुष्प के समय, जब जो पुष्प है, फ्लावर जो है आपके वो निकल रहे हों। फिर दाना भरते समय और फिर सिट्टे निकलते समय। तो सिट्टे निकलते समय और पुष्प के समय देना पानी जरूरी रहता है, ये इसकी क्या है, क्रिटिकल स्टेज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की या फिर वीड कंट्रोल की, यानी कि जो खरपतवार है या फिर वीड जो है, ऐसे प्लांट, खरपतवार क्या होता है, ऐसे प्लांट जिन्हें हम खेत के अंदर ग्रो नहीं करते, अपने आप से निकल आते हैं। मान लो हमने ज्वार के पौधों को उगाया, वहाँ पे एक आधे बाजरे के पौधे भी निकल आए हैं, तो बाजरे के पौधे भी हमारे लिए क्या होंगे, वीड होंगे। ओके, तो उन्हें बोलते हैं वीड। ऐसे प्लांट जिन्हें हम ग्रो नहीं करते लेकिन फिर भी अपने आप से ग्रो हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वीड। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है। एट्राजिन 1 kg पर हेक्टेयर।
एट्राजीन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि मोस्टली ज़्यादातर यूज़ किया जाने वाला खरपतवार कौन सा है ज्वार की फसल के अंदर, तो कौन सा एट्राजीन है जो कि 1 kg पर हेक्टेयर काम में लिया जाता है। और मुख्य खरपतवार कौन सा है इसका ज्वार का, मैंने ऊपर आपको बताया था स्ट्राइगा है जो मुख्य खरपतवार है, जिसे विच वीड भी बोला जाता है। ये क्या एक अर्ध जड़ परजीवी है, यानी कि जो पार्टियल रूट पैरासाइट है ये एक। और उसके बाद में ये अदर भी बहुत सी फसलों में लगता है। कौन सी फसलों में, मेज में, शुगर केन में और सनफ्लावर में भी लगता है। इसके कंट्रोल के लिए 2,4-D का स्प्रे किया जाता है। तो समझ में आया, इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फर्स्ट तो था स्ट्राइगा जिसे विचवीड भी बोलते हैं, चाहे विचवीड दिया हो चाहे स्ट्राइगा, आपको दोनों ही नाम याद रखनी है। और इसके लिए कौन सा हर्बिसाइड है ज्वार के लिए जो मोस्टली यूज में लेते हैं हम वीड कंट्रोल के लिए, तो वो है एट्राजीन, जैसे कि धान के अंदर सीमेजीन था। तो देखो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है कि अगर ज्वार के खेत में जो वीड है, खरपतवार जो है वो कम है, तो हम उन्हें हाथ से उखाड़ के फेंक दें। अगर बहुत ज़्यादा है तब हमें हर्बिसाइड का यूज़ करना है, स्प्रे का यूज़ करना है, वरना हम स्प्रे का यूज़ नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं कटाई या फिर हार्वेस्टिंग की, कि कटाई कब करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग कब करनी की चाहिए ज्वार की फसलों की। तो कब करनी चाहिए, जो दाना होता है ना हमारा, ग्रेन जो होता है, उस पर काले घेरे बनने पर हमें क्या करनी चाहिए, उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। और ये लगभग कितने दिन में मैच्योर हो जाती है, 90 से 110 डेज आफ्टर सोविंग। DAS का मीन है डेज आफ्टर सोविंग, यानी कि बुआई के 90 से 110 दिन बाद ये वाली अवस्था आ जाती है, तब हमें क्या कर लेनी चाहिए, कटाई। नेक्स्ट हम उपज के बारे में बात करेंगे कि इसकी ईल्ड या फिर उपज कितनी रहती है। तो हाइब्रिड या फिर संकर किस्मों की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, और संकुल या फिर कंपोजिट की बात करें तो 25 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। चारे वाली या फिर फोडर किस्मों की बात करें 300 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर। ग्रीन मैटर होता है ना, तो उसका वजन भी ज़्यादा होगा। और नमी जो मॉइस्चर है वो 12 से 15%। इसका क्या मतलब है कि जब हम ज्वार के दाने निकाल के लेके आएंगे, उसका प्रोडक्शन जो होगा तो उसे हम स्टोर करके रखेंगे। तो जब हम स्टोर करके रखेंगे ना, तो उस टाइम उन दानों में नमी 12 से 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है जितनी भी सीरियल्स हैं या फिर खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे कि गेहूं हो गई, राइस हो गई, बाजरा हो गई, उन सबको स्टोर करते समय टेम्परेचर इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अराउंड ही रखा जाता है, 12 से 13 या फिर 14 या 15। इससे ज़्यादा नमी अगर होगी ना, तो स्टोरेज ग्रेन पेस्ट है उनके लगने का डर रहेगा, जैसे कि खपरा वगैरह है, वो सब लगने का डर रहेगा। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कटाई के समय नमी जो है वो 25% से कम रहनी चाहिए जब हम फसल को कटाई कर रहे हैं। और एक टर्म इसमें आती है सोरगम सिकनेस। तो सोरगम सिकनेस का मतलब क्या होता है, इसका जो CN अनुपात होता है ना वो अधिक होता है, यानी कि कार्बन रेशियो नाइट्रोजन, ये इसका यूज ज़्यादा करती है ये फसल, जिसके कारण क्या होता है कि जिस खेत के अंदर, यानी मान लो हमारे पास खेत था जिसमें हमने इस बार क्या है सोरगम की सोइंग की है, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे दूसरी फसल को लगाएंगे, तो हम जिस फसल को यहाँ पे लगाएंगे ना, तो उसे 20% नाइट्रोजन ज़्यादा देनी होगी, बिकॉज जो सोरगम है ना उससे क्या होता है, नाइट्रोजन का लॉस होता है, ये नाइट्रोजन का यूज ज़्यादा करती है सोरगम, इसीलिए सोरगम सिकनेस बोलते हैं कि नेक्स्ट फसल को 20% नाइट्रोजन ज़्यादा देनी पड़ती है, बिकॉज सोरगम जो है वो क्या है, नाइट्रोजन का यूज ज़्यादा करती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा। आपको ये अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको समझ आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।